हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में समझेंगे 10th क्लास के मैथ में चैप्टर 1 के बेसिक कंसेप्ट को। अगर आप 9th क्लास में पढ़ते हैं तो भी अब बेसिक कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। ओके, तो इस लेक्चर को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि जब तक आप बेसिक कंसेप्ट नहीं समझते हैं तब तक ये चैप्टर 1 बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा। उसमें जो भी प्रश्न है उसको बनाने में प्रॉब्लम्स आएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखेंगे कि संख्याएं क्या है। तो देखिए, जीरो से और अंक क्या है। तो 0 से 9 तक जो होता है वो अंक होता है, और बाकी 10, 11, 12, 13 etc ये सब क्या है, संख्याएं होती है। अब ये संख्याएं दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक वास्तविक संख्या है, दूसरा काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। अब ये वास्तविक संख्या क्या है इसको समझते हैं। तो परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि जब परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं आपस में मिलता है तो बनता है वास्तविक संख्या है। अब समझेंगे कि ये परमेय संख्याएं क्या है और अपरमेय संख्याएं क्या है। तो यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले परमेय संख्याएं। यानी कि परमेय संख्याएं क्या है, जो p/q के रूप का हो, p/q के रूप का हो। और इसमें कंडीशन है q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम q 0 ले, जैसे ऊपर 1 ले और नीचे 0 ले, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। लेकिन अगर हम p 0 लेते हैं और यहाँ हर में यानी कि q के वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगा। तो 0 क्या है, परमेय संख्याएं हैं। टोटल पूर्ण संख्या यानी कि टोटल इंटीजर्स। अब ये पूर्ण संख्या क्या है, तो 0 के साथ कुछ धनात्मक संख्या है, जैसे 1, 2, 3 etc, और कुछ ऋणात्मक संख्या यानी कि -1, -2 etc, ये सब पूर्णांक कहलाती है। और ये टोटल पूर्णांक परमेय संख्या होती है। तो इसीलिए 0 भी क्या है, एक परमेय संख्या है। और भी एग्जांपल्स देखते हैं परमेय संख्या का, जैसे -5। अब कोई अगर नीचे तो q का वैल्यू कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ नीचे 1 दे सकते हैं, दे दिया जाता है 1। तो ये -5 परमेय संख्या, -5/3, 5/7। अच्छा, कुछ डेसिमल नंबर देखते हैं। जैसे दशमलव के इधर क्या है, 3, यानी कि जो अंक है वो दशमलव के इधर वो सेम आ रहा है और बार बार आ रहा है, 3। तो ये क्या है, परमेय संख्या है। और देख लेते हैं, दशमलव के इधर भी देखिए सेम वैल्यू, सेम अंक आ रहा है, जैसे 151515 ये आता जाएगा, तो ये परमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन अब यहाँ पर समझते हैं कि अगर वैल्यू अलग आए, जैसे यहाँ पर देखिए 0.1527 ये अलग अलग आया है ना दशमलव के इधर, तो ये क्या कहलाएगी, अपरमेय संख्या है। तो अब समझते हैं अपरमेय संख्याएं क्या है। तो जो p/q का रूप का ना हो, यानी कि हम जब अभाज्य संख्या क्या है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। जैसे यहाँ पे लेते हैं 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों है अभाज्य संख्या, तो एक और स्वयं के अलावा यानी कि 1 से भाग लगेगा, नहीं तो स्वयं यानी कि 2 से भाग लगेगा, इसके अलावा किसी अन्य से ये भाग नहीं लग पाएगा, तो इसीलिए अभाज्य है। और जब अभाज्य संख्याओं को हम रूट में कर देते हैं तो ये अपरमेय संख्या हो जाता है। जैसे यहाँ √2 अपरमेय संख्या हो जाएगी, √3, √5। अच्छा, यहाँ पे पाई भी अपरमेय संख्या है, लेकिन इसका वैल्यू होता है, पाई बराबर होता है 22/7। तो ये पाई का वैल्यू जो 22/7 होता है ये परमेय संख्या है, लेकिन ये पाई क्या है, अपरमेय संख्या है। इसमें डेसिमल नंबर को तो समझ ही लिए थे इधर, कि यहाँ पर देखिए 15273 यानी कि अलग अलग अंक आ रहा है दशमलव के इधर, तो ये अपरमेय संख्या होगी। यानी कि जो जब दशमलव के इधर अलग अलग अंक आए तो वो अपरमेय संख्याएं होती है। अब समझते हैं यहाँ इमेजिनरी नंबर्स यानी कि काल्पनिक संख्याएं क्या है। तो यहाँ पे रूट में क्या है, -3, यहाँ रूट में क्या है, -4। अब ये क्या होता है, यही काल्पनिक नंबर यहीं से स्टार्ट होता है। और काल्पनिक नंबर को रिप्रेजेंट कौन करता है, आयोटा, यानी कि आई को ही आयोटा बोलते हैं। और i² बराबर होता है -1, और केवल i बराबर होता है √-1। यानी कि जब x² को इधर
से हटाएंगे तो इधर आकर के रूट में -1 हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं इसका। अगर हम यहाँ पे लेते हैं -4 रूट में, अगर हम रूट में -4 लेते हैं तो हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं कि 4 इंटू -1 इज इक्वल टू, इसको ऐसा भी कर सकते हैं ना, 4 इंटू रूट -1। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, √4 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल होगा 2 इंटू, अब बताइए माइनस रूट में -1 है तो इसका वैल्यू, तो ये आयोटा यानी कि आई को क्या बोलते हैं, आयोटा। तो आई इज इक्वल टू, अभी अभी देखें कि -1 रूट में हो जाता है वैल्यू, तो यहाँ पे -1 रूट में है तो इसका वैल्यू आई यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख देंगे यहाँ पे आई। तो यहाँ पे 2i जो आया यानी कि 2 इंटू आयोटा, यही शो करता है इमेजिनरी नंबर को। ये क्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं। यहाँ पे वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं जुड़े हैं, यानी कि जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या आपस में जुड़ जाती है तो बन जाता है सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास के मैथ में पढ़ना है, तो यहाँ इसको यहीं पे स्किप करते हैं, यानी कि रहने देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर। अब देखिएगा आगे, यहाँ पे परिमेय संख्या 2 भागों में बटा होता है, एक पूर्णांक दूसरा भिन्न। अब भिन्न क्या है, तो a/b के फॉर्म में जो हो। अब यहाँ पे a/b के रूप का में तो हो, लेकिन a/b क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, यानी कि होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या है, जो 0 के साथ धनात्मक संख्याएं होती है, यानी कि 0 के साथ 1 2 3 4 etc, ये सब क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। तो a/b क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आ रही होगी आप लोगों को कि यहाँ भिन्न में भी ये बट्टा में है, यानी कि हर में कुछ नंबर है, अंक है, और यहाँ पे अंश में भी है, इसमें भी ऊपर ये भी बटा में है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, तो अंतर सिर्फ ये है कि इसमें a/b का वैल्यू, a/b क्या होता है, होल नंबर होता है, यानी कि पूर्ण संख्या कभी भी आएगा, और पूर्ण संख्या माइनस में कभी नहीं होता है। लेकिन इसमें pq क्या है, इंटीजर नंबर होते हैं। तो pq क्या हो सकते हैं, इंटीजर मतलब माइनस में भी आए, कुछ संख्या धनात्मक में भी आए, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में आए, और शून्य भी आए। तो यहाँ पे निगेटिव में आ सकती है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव नहीं आना चाहिए, होल नंबर है ये भी, यानी कि जो भी भिन्न में माइनस नहीं होना चाहिए। जैसे -5/6, या यहीं पर समझ लेते हैं -5/3, -5/3 भिन्न नहीं है, लेकिन -5/3 परिमेय संख्या है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं भिन्न मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो, उसको हम बोलते हैं उचित भिन्न। विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका अंश बड़ा और हर छोटा हो। मिश्र भिन्न क्या होता है, जैसे 6.3/4, तो ये क्या है, मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखते हैं पूर्णांक क्या होता है, 0 के साथ कुछ धनात्मक संख्याएं, अंक और संख्याएं, और ऋणात्मक के साथ कुछ अंक और संख्याएं, तो ये पूर्णांक कहलाती है, यानी कि इंटीजर कहलाएगा। अब इसमें अगर हम मान लीजिए पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं तो हमारा वैल्यू क्या होता है, बढ़ते जाता है, बड़ा होता जाएगा, और इधर आएंगे तो छोटा होता जाएगा, यानी माइनस की ओर बढ़ते हैं तो छोटा होता जाएगा। मतलब कि 2 और -2 में कौन बड़ा है, तो 2 बड़ा होगा। अच्छा, यहाँ 1 और -2 में कौन बड़ा है, तो यहाँ पर 1 ही बड़ा होगा। 0 और -2 में कौन बड़ा है, तो 0 बड़ा है, यानी कि इधर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे वैल्यू छोटा होगा। अब पूर्णांक 2 भागों में बढ़ जाता है, एक पूर्ण संख्या है, दूसरा निगेटिव नंबर यानी कि नकारात्मक संख्या है। अब इधर 0 से लेकर के जितना धनात्मक संख्याएं होगी ना, 0 1 2 3 etc, ये सब पूर्ण संख्याएं होगी, और बाकी इधर जितना निगेटिव नंबर बचेगा पूर्णांक में,
वो सब निगेटिव नंबर्स यानी कि नकारात्मक संख्या होगी, यानी कि -1 2 -1 -2 -3 etc. ये सब निगेटिव नंबर्स होगी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या दो भागों में बढ़ जाता है। ये पहला प्राकृतिक संख्या है और दूसरा है शून्य। और देखिए जीरो कभी भी धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होता है, आगे इसके माइनस न दिया जाता है, न ही प्लस दिया जाता है, क्योंकि ये अधनात्मक और अऋणात्मक होता है। अब देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की सभी संख्याएं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 etc. अनंत तक जो भी आएगा वो, इन्फिनाइट तक जो भी आएगा वो प्राकृतिक संख्या होगी, यानी कि नेचुरल नंबर्स होगी। अब ये नेचुरल नंबर इस प्रकार से बढ़ जाता है। इसके अंदर सबसे पहले सम संख्या यानी कि 2 4 6, यानी कि देखिए एक क्या है विषम, 2 सम, 3 विषम, 4 सम, ऐसा ही आगे बढ़ता जाएगा, 5 विषम, 6 सम, ऐसे ही आता जाएगा। यानी कि जिसको 2 से हम पूरा डिवाइड कर दे उसे हम सम कहेंगे। अब देखिए जैसे 2 4 6 8 10 12 अनंत तक आएगा, यानी कि अब समझेंगे विषम। विषम क्या है? विषम संख्या है 1 3 5 7, यानी कि सम के अलावा जो संख्याएं आए उसे हम विषम संख्या कहेंगे। अब यहाँ पर समझते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ही ना हो, जैसे 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है, और 2 1 से विभाजित लगेगा, नहीं तो स्वयं यानी कि 2 से ही विभाजित होगा, यानी कि भाग लगेगा। जैसे 2 को हम 1 से भाग दे सकते हैं तो लग जाएगा, पूरा लग जाएगा भाग, ये विभाजित हो जाएगा, और 2 से भी पूरा विभाजित हो जाएगा। लेकिन किसी अन्य संख्या, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए इसे अभाज्य संख्या कहेंगे। 3 भी, 5 7 ये आता जाएगा अनंत तक। अब देखते हैं कोप्राइम। तो यहाँ जोड़ा देख रहे हैं, जोड़ा में जो भी अंक है इनका HCF निकालेंगे, यानी कि महत्तम समवर्तक। तो इसका अगर HCF 1 आए, यानी कि मसा 1 आए, तो वो क्या हो जाएंगे? कोप्राइम, यानी कि सह अभाज्य संख्या। यहाँ देखते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि संयुक्त संख्या है। तो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, जो जैसे 4, देखिए 4 1 से भी होगा, स्वयं यानी कि 4 से भी होगा, किसी अन्य से भी हो जाएगा, जैसे 2 से हो जाएगा, तो ये क्या है? कोप्राइम। ये क्या है? कोप्राइम। 4 6 8 9 etc. परफेक्ट नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या क्या होता है? वो ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड करने पर, उस गुणनखंड को जोड़ने पर उसका वैल्यू डबल आ जाए, जो वैल्यू रहे उस वैल्यू का डबल आ जाए। कहने का मतलब देखिए, ये यहाँ पे एग्जांपल्स में समझते हैं, बेटर समझ में आएगा। जैसे 6 एक संपूर्ण संख्या है। क्यों संपूर्ण संख्या है? तो देखिए अगर इसका हम गुणनखंड करते, गुणनखंड का मतलब क्या होता है? वो संख्या किससे किससे भाग लग जाएगा, तो 1 से लग जाएगा, 2 से, 3 से, 6 से, यानी कि 6 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। तो ये इसका गुणनखंड हो गया, और इन गुणनखंडों को यहाँ जोड़ दिए हैं, तो टोटल जोड़े हैं तो क्या आया है? 12। और 12 क्या है? इस 6 का डबल है, यानी कि दुगुना है, यानी कि 2 से गुणा किए हैं तब आया है यहाँ 12। तो ये क्या होती है? परफेक्ट नंबर, यानी कि संपूर्ण संख्या है। अब 1 से 100 तक के बीच में सिर्फ 2 ही संपूर्ण संख्याएं होती है, 6 और 28। ओके, तो बढ़ते हैं आगे समझेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम है, और विभाजन का मतलब होता है भाग देना, यानी कि विभाजित करना। और एल्गोरिथम का मतलब होता है कोई भी स्टेप वाइज काम करना। जैसे हम कोई भी काम करते हैं ना, स्टेप वाइज स्टेप, एक एक करके, पहले फर्स्ट में कुछ अलग काम करते हैं, उसके बाद से उसमें अगला प्रोसेस अप्लाई करते हैं, उसके बाद अगला प्रोसेस अप्लाई करते हैं, तो वही एल्गोरिथम का मतलब होता है। मतलब स्टेप वाइज स्टेप करना, कोई भी काम करे या कुछ भी करे। अब इसके अंदर समझते हैं क्या होता है, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो इसके अकॉर्डिंग होता है ए इक्वल टू BQ + R। अब ये क्या है? भाज्य। ये तो आप लोग बेसिक स्कूल में, यानी कि प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ चुके होंगे। भाज्य बराबर भाजक
गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें ये क्या है, भाज्य, भाजक यानी कि बी भाजक है, आर क्या है, भागफल है, सॉरी क्यू क्या है, भागफल है यहाँ पे, और आर क्या है, शेषफल है। तो आर यहाँ पर शेषफल है, क्यू भागफल और बी क्या है, भाजक। जैसे हम इस प्रकार से भाग देते हैं ना, तो इधर जो बी है वो भाजक होगा, ये भाज्य, क्यू भागफल और आर शेषफल होगा। यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि आर कभी भी, हाँ यहाँ पे आर जीरो हो सकता है, जीरो से छोटा कभी भी नहीं होगा, मतलब माइनस में कभी भी नहीं आएगा। जैसे -1 -2 -3 ये सब कभी भी नहीं होता है शेषफल। बी का वैल्यू यानी कि भाजक कभी भी शेषफल से बड़ा होगा, यानी कि बी का वैल्यू बड़ा होगा आर से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के हेल्प से एचसीएफ निकाला जाता है, यानी कि महत्तम समवर्तक निकाला जाता है। और यह एचसीएफ निकालने का एक विधि है। तो इसमें दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर के जो भी पॉजिटिव नंबर आ जाए, जैसे 1 2 3 4 etc, तो ये इन संख्याओं का एचसीएफ इन विधि द्वारा निकाला जाता है। ओके, तो मिलते हैं जल्द ही अगले नेक्स्ट लेक्चर में।